हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने फर्स्ट लेसन के जो एमसीक्यूज है उनमें से जो न्यूमेरिकल्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो आप लोग बना सकते हैं, उनमें से जो न्यूमेरिकल्स है उनके हम लोग सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अब इसमें मैंने पहले हेडिंग लिखी है एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मास। जरूरी नहीं कि ये हेडिंग है, इसमें इस लेसन में आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स भी पढ़ के रखा है, मोल कंसेप्ट, ये उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। कैसे होंगे देखते हैं। नंबर 4 पे है ये न्यूमेरिकल, क्या कहता है कि सल्फर फॉर्म्स क्लोराइड्स H2Cl2 एंड HCl2, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर इन सल्फर क्लोराइड इज। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास ये एक ही चीज़ है। इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज मास, बराबर है। अब मास मतलब कौन सा, तो जनरली हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास लेते हैं, दैट इज मास। चलो एटॉमिक मास ले लेते हैं, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय किसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन के साथ, तो मास ऑफ क्लोरीन कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय क्लोरीन वाली मेथड को याद करिए, क्या होता है ये 35.5 इक्विवेलेंट वेट होता है क्लोरीन का। नाउ सल्फर का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है सल्फर का 16, तो फिर एटॉमिक मास कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 2 क्लोरीन, क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना है 35.5, तो 2 क्लोरीन का कितना 71 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, तो ये 1/2 हो गया एंड 32/2 ये कितना आ गया 16 आ गया, बराबर है। ऐसी आप लोगों ने एक मेथड पढ़ी थी, ठीक है। अब ये जो बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा इन द सेंस सर 2 ही तो लाइन का है, नहीं, इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो सकता है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। न्यूमेरिकल को देखिए पहले, क्या कहता है, द सल्फेट ऑफ मेटल M, एक मेटल M है उसका सल्फेट है, कंटेन्स 9.87% ऑफ M। दिस सल्फेट इज आइसोमॉर्फस विथ, ये नया वर्ड है आपके लिए, आइसोमॉर्फस विथ जिंक सल्फेट 7H2O, द एटॉमिक वेट ऑफ M। आपको मेटल का एटॉमिक वेट ढूंढ के देना है, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोमॉर्फस का मीनिंग क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, आइसो का मतलब होता है सेम एंड मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। सेम फॉर्म मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए। अगर सल्फेट देखते हैं मेटल का, तो मेटल का सल्फेट क्या बन जाएगा, द सल्फेट ऑफ मेटल, द सल्फेट ऑफ मेटल, ये क्या हो जाएगा, आपको कहा है कि आइसोमॉर्फस है किसके समान, जिंक सल्फेट इंटू 7H2O के समान, तो ये क्या बन जाएगा MsO4 इंटू 7H2O। बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए जरा। द सल्फेट ऑफ द मेटल ये क्या बन जाएगा, दैट इज MsO4 इंटू 7H2O, ये बनेगा। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं हम लोग इसका, है ना। मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है, देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MsO4 इंटू 7H2O, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सर इन सब के एटॉमिक मासेस का सम। तो चलिए मैं इसे मानता हूँ M, मतलब M का एटॉमिक मास कितना लिया मैंने M, प्लस ये कितना है सल्फर दैट इज 32, प्लस ये 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64 इंटू 7H2O। एक H2O का क्या होता है, एक H2O का क्या होता है 18, तो 7H2O का अगर देखें तो ये कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, आएगा, ये हो जाएगा 126। तो इसका सम अगर आप लोग करके देखते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि ये हो जाएगा M+222। नाउ M+222 ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। और आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, M की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो M की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। आप लोगों के पास परसेंटेज ऑफ M दिया हुआ है, दिया है परसेंटेज ऑफ M। परसेंटेज ऑफ M कितना कहता है 9.87 कहता है, बराबर है। लेकिन परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि M डिवाइडेड बाय M+2। देखिए परसेंटेज, इसमें से पूरा, इसमें से परसेंटेज निकालना है, तो मास
उस एलिमेंट का जितना होगा वो डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है 100। तो जरा सोचिए अब आप लोगों के पास क्या वैल्यू बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगा, इसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे। परसेंटेज ऑफ m आपके पास कितना है 9.87, तो 9.87 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m प्लस 222 इंटू 100, बराबर है, ये वाली टर्म है। तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पर लेकर अगर आ गए तो ये क्या हो जाएगा 9.87 इंटू m प्लस 222 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 100m। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 9.87m प्लस इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, करिए ज़रा कैलकुलेट। तो ये आपको मिलता है इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100m, राइट। अब आप लोग ज़रा सोचिए इसमें हम लोग जो टर्म है m वाली इसे एक साइड लेकर चलते तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगी 2191.14 इज इक्वल टू 100m माइनस 9.87m। अब यहाँ पर अगर आप लोग वैल्यू को देखें तो यू विल ऑब्जर्व कि सर 2191.14 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये बच जाएगा 90.13 ऑफ m। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2191.14 डिवाइडेड बाय 90.13। जरा सोचिए आप लोग कैलकुलेट करके देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा नियर अबाउट 24.3। तो ये जो m है ये m क्या लिया हम लोगों ने एटॉमिक मास ऑफ द m। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, राइट। देन इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, यहाँ पर मैंने एक नोट लिखी है आपके लिए 6 और 8। ये जो दो क्वेश्चंस है ये अभी आपको सॉल्व नहीं कराने हैं, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है कि ये आपको कौन से लेसन में मिलेंगे, सॉल्यूशन वाले लेसन में मिलेंगे, तो वहाँ जाने के बाद ही उसे सॉल्व करेंगे, ठीक। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स में और मिलेंगे तो सॉल्यूशन के लेसन में। 7th वाले को देखिए क्या कहता है, बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, एक है B10 जो कि 19% मिलता है, एक है B11 जो कि 81% मिलता है। द एटॉमिक मास दैट शुड बी अपीयर फॉर बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब क्लियर है कि ये एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर क्वेश्चन है। तो एवरेज एटॉमिक मास ये आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सर एवरेज एटॉमिक मास ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप इंडिविजुअली मल्टीप्लाइड बाय देयर परसेंटेज। मतलब क्या, अगर B10 की बात करें तो ये हो जाएगा 10 इंटू 19 प्लस B11 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 81 एंड इट इज़ होल डिवाइडेड बाय 100, राइट। जरा सोचिए अगर आप लोग इसका सम कैलकुलेट करके देखें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1081 डिवाइडेड बाय 100। अगर 1081 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये हो जाएगा 10.8, राइट, 10.81, जिससे आप लोग 10.8 कर सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन का एटॉमिक वेट कितना लिखना चाहिए हम लोगों ने 10.8, क्योंकि वो क्या है एवरेज एटॉमिक वेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द कंपाउंड CuSO4 5H2O। अब आप लोगों को क्या पूछा है, इस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी पूछी है। एटॉमिसिटी का मतलब क्या हमने पढ़ के रखा है कि नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो आपके पास मॉलिक्यूल क्या है, ये है, इसमें टोटल कितने एटम्स है कैलकुलेट करिए। तो ये 1 है, ये 1 है और ये 4, ये 5 हो गए, प्लस एक पानी के अंदर कितने हैं, एक पानी के अंदर अगर आप देखें ये 1 और ये 4, तो ये कितना हो गया 6, और एक पानी के अंदर कितने एटम्स है 3। तो फिर इसका मतलब ये कि 5 के अंदर कितना हो जाएगा 15। तो 1 + 1 + 4 + 15 आने वाला आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा।
सो अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। 74.5 ग्राम ऑफ ए मेटालिक क्लोराइड कंटेन 35.5 ग्राम क्लोरीन द इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। यहाँ पर कौन सी मेथड का इस्तेमाल करोगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए? तो सर क्लोराइड फॉर्मेशन वाली मेथड। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, दैट इज मास ऑफ मेटल, राइट, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन। कितना क्लोरीन लगा मल्टीप्लाइड बाय क्या, दैट इज 35.5। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते जाए तो ये है 74.5 डिवाइडेड बाय कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है 35.5, कितने से मल्टीप्लाई करना है 35.5 से, तो ये तो कैंसल्ड हो गया, ये कितना आ गया 74.5। सो देयरफॉर इस केस में इक्विवेलेंट वेट ये किसके बराबर है, दैट इज मास के बराबर है, राइट। देन उसके बाद क्या कहता है, नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। 4.25 ग्राम अमोनिया के अंदर कितने एटम्स है ये कैलकुलेट करके दिखाएं। अगर हम लोग 1 मोल अमोनिया की बात करते हैं तो 1 मोल अमोनिया मतलब कितना ग्राम अमोनिया होगा 17 ग्राम, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17 ग्राम पर मोल। और इसके अंदर अगर आप लोग मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो वो कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, वो हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस एंट्रेंस के केस में हम लोग एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू को थोड़ा सा राउंड अप करके लिखते हैं। हमें पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। हम इसे ऐसे यूज़ करेंगे 90% न्यूमेरिकल में, आप लोग इससे ही यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में। आप लोगों को ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि सर कौन सा आंसर देना है। नाउ अब 1 मोल अमोनिया मतलब 17 ग्राम अमोनिया, इसके अंदर अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एंड एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 4। आपको क्या निकाल के देना है, नंबर ऑफ एटम्स। याद करिए फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास अपॉन मोलर मास, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, राइट, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी। करिए तो सॉल्व, मास कितना है आपके पास 4.25 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू क्या करोगे 4 करेंगे ऐसा। तो इसका आंसर अगर आप लोग चेक करके देखते हैं तो ये आंसर कितना आएगा, ये आएगा नियर अबाउट 6 इंटू 10 टू द पावर 23। चेक करके देखेंगे आप लोग आंसर को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए, 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP, 1 लीटर ऑफ ए गैस एट STP वे 1.16 ग्राम, इट कैन पॉसिबली बी। इनमें से कौन सी गैस हो सकती है, जो भी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है। पहले एक तरफ ध्यान दीजिए, 1 लीटर इज इक्वल टू कितना कह रहा है 1.16 ग्राम, तो फिर 1 मोल ऑफ गैस मतलब कितना सर, तो 1 मोल ऑफ गैस मतलब इतना होता है कि नहीं होता, तो देयरफॉर 1 लीटर मतलब कितना है 1.16, तो 22.4 लीटर का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो 22.4 इंटू 1.16। इसका आंसर अगर आप निकाल कर देखें तो ये आता है नियर अबाउट 25.98, जिसे आप लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 26। अब आपके पास जितने भी गैसेस हैं उन सब के मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर करके देखिए, उसमें एक ऑप्शन ये भी है, ये देखिए 2 कार्बन का कितना हो गया 24 और 2 हाइड्रोजन का कितना 2, ये आ गया 26। तो ये है आपका आंसर, ये वाली गैस है वो, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है, उसका आपको क्या निकाल के देना इक्विवेलेंट मास, ठीक है सर। लेकिन उसके पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट चेक करना पड़ेगा। एंड एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं,
तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, क्योंकि बेसिसिटी, बराबर है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम लोग ठीक से देखें तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये ऐसा कंपाउंड होता है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो देखिए 2 कार्बन का कितना हो गया 24, फिर उसके बाद 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया 64 और 2 हाइड्रोजन का कितना 2 प्लस 2 इंटू H2 तो सीधा सीधा 36 कर देते हैं। तो इस सम को देखिए तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 126। ठीक है, अब सर इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, और यू कैन से बेसिसिटी। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ रही है, तो 126 डिवाइडेड बाय 2, ये एक हाइड्रोजन जा सकता है और ये एक जा सकता है, यहाँ से नहीं जाएगा, ये तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसका आंसर कितना हो गया 63, इसका आंसर हो जाएगा 63। देन नंबर 14 को पढ़िए तो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है। द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट इज 4, आपके पास इक्विवेलेंट मास है, इट्स क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी 59.25, देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। देखो वैलेंसी कैलकुलेट करके देनी है, बराबर है। अब वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो ये जरा पता करिए। तो आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास प्लस क्लोराइड 35.5 करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 35.5, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी 2 इंटू 59.25 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 35.5 करिए तो ये होगा 118.5 डिवाइडेड बाय ये हो रहा है 39.5। इसका रेशियो अगर निकाले तो यू विल ऑब्जर्व कि ये हो जाएगा 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्या कह रहा है, द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल, मेटल का ऑक्साइड है, हैज 32% ऑक्सीजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट शुड बी। सर यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है एंड ऑक्साइड है, हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। पहले इसमें रिलेशन ढूंढिए क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8 इक्विवेलेंट वेट। अब मास ऑफ मेटल कितना है, ऑक्साइड ऑफ ए मेटल हैज 32% ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना है 32, तो फिर मेटल कितना हुआ, तो सर 100 माइनस 32, ये कितना हो जाएगा 68 इंटू 8, तो ये हो गया 1/4, हो गया 1/4, तो ये 68/4 चेक करिए तो कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 17। अब 16 को पढ़िए क्या कहता है, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए वाटर, एक मॉलिक्यूल पानी का वेट कितना होगा। क्या आपको पता है 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, इज इक्वल टू कितना होता है 18 ग्राम होता है ना, मतलब इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना आ गया 18। सो देयरफॉर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23 दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये हो गया ग्राम। अगर इसे किलोग्राम में लेकर जाना है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000, तो ये कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड करने से इतना, तो ग्राम में अगर ऑप्शन है तो ये आंसर है, किलोग्राम में अगर ऑप्शन है तो 3 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम रहेगा। ठीक है, 17 को देखिए क्या कहता है कि अज्यूमिंग फुल्ली डिकम्पोज्ड द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एट STP ऑन हीटिंग 9.85 ग्राम ऑफ बेरियम कार्बोनेट।
9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट को हीट करने से CO2 का कितना वॉल्यूम निकल के आएगा, ये आपको फाइंड आउट करके देना है। एंड एटॉमिक मास ऑफ बेरियम कितना है 137। पहले तो हमें बेरियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पढ़ना पड़ेगा। बेरियम कार्बोनेट जो होता है वो ये है और इसका डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट के समान होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे मोल कंसेप्ट के अंदर। देन बेरियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से बनता है BaO एंड CO2। अब इसका कितना मास है, मॉलिक्यूलर मास देखिए, बेरियम का कितना है 137, कार्बन का कितना है 12 और 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 197 ग्राम। एंड इस साइड में अगर देखें तो ये 1 मोल बना, ये 1 मोल बना, ठीक है। नाउ 1 मोल CO2 गैस है, मतलब कितना 22.4 लीटर, बराबर है ना। तो 197 ग्राम बेरियम कार्बोनेट आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है 22.4 लीटर। सो देयरफॉर 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट ये आपको कितना CO2 देगा, कितना CO2 देगा जरा सोचिए। तो सर 197 ग्राम से हमें मिलता है 22.4, तो 9.85 ग्राम से इतना मिलेगा, बराबर है। इसे सॉल्व करके देखिए, आपको मिलेगा इसका आंसर 1.12 लीटर के आसपास। ये आप लोगों को इतना CO2 देगा। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द वेट ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, उसे वैसे पढ़ते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कंपाउंड है क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा ये फाइंड आउट करके देना है। तो पहले 1 मोल का फाइंड आउट करते, फिर 1 मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते और फिर इतने मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuSO4 इंटू पेंटाहाइड्रेट। कॉपर का वेट कितना होता है 63.5 होता है, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, एंड 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64, प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल ये हो जाएगा 90, ये आता है 249.5। नाउ 1 मोल CuSO4 पेंटाहाइड्रेट इज इक्वल टू 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर है। और इतना वेट, इनका वेट कितना आ रहा है 249.5 ग्राम। सोचिए जरा, सोचना है कि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का वेट कितना निकला 249.5। सो देयरफॉर वेट ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल। तो पहले 1 मॉलिक्यूल का वेट निकाल ले, तो 1 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा 249.5 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 × 10⁻22। इसे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे अगर हम लोगों ने ऊपर भेजा तो ये -23 हो गया और यहाँ पर क्या है +22। तो जो भी आंसर है ये हो जाएगा × 10⁻⁻1। अब इसे कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आएगा, ये आएगा 41.59 के आसपास। दैट इज, इसे कम करके देखिए तो 4.159। तो इतने मॉलिक्यूल का जो वेट होगा वो इतना होगा, 4.159 ग्राम होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या कहता है, आपको कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मास। इंक्रीजिंग मास में अरेंज करके देना है, सबके एटॉमिक मासेस गिवन है और क्या क्या है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 × 10⁻⁻10 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, एंड देन उसके बाद है 1 × 10⁻⁻10 मोल ऑफ कॉपर है। तो सबको उनके इंक्रीजिंग मासेस के हिसाब से लगाना है। तो आप लोगों को इन सब का क्या निकाल कर देना पड़ेगा, एक एक एटम का मास, जो भी क्वांटिटी आपके पास है उन सबके तो पहले मासेस फाइंड आउट करना है और फिर उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अगर आप लोग मास ऑफ 1
ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके पास 1 मोल एटम है, 1 मोल एटम है ऑक्सीजन का, तो ये कितना होता है 16 ग्राम। और इसमें कितने एटम रहेंगे सर? एवोगैड्रो नंबर के बराबर रहेंगे इतने। तो फिर एक एटम का वेट कितना हो जाएगा? तो 16/6 × 10⁻23, राइट। तो इसे अगर कैलकुलेट करके देखें तो ये आ जाएगा 2.66 × 10⁻23 ग्राम, राइट। सो सिमिलरली आप लोग मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1 मोल नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू कितना होता है? तो 14 ग्राम होता है। और इसके अंदर कितने एटम्स रहेंगे? तो सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर रहेंगे। सो देयरफॉर एक नाइट्रोजन एटम का वेट कितना हो जाएगा? 14/6 × 10⁻23। इसे सॉल्व करके देखिए, ये आएगा 2.33 × 10⁻23 ग्राम आएगा। लेकिन थर्ड वाला क्या कहता है? आपको 1 × 10⁻−10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ये फाइंड आउट करके देना है, इसका मास कितना होगा, बराबर है। तो थर्ड क्वांटिटी है दैट इज मास ऑफ 1 × 10⁻−10 मोल है ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आप लोग जरा सोचिए, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना ग्राम होता है? 16। ये 16 ग्राम है 1 मोल एटम का। अब आपके पास कितने मोल एटम है? 1 × 10⁻−10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 × 10⁻−10 × 16, दैट इज 16 × 10⁻10 हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आप लोग फोर्थ वाले को देखें, दैट इज 1 × 10⁻−10 है ना, 1 × 10⁻−10 मोल एटम ऑफ Cu, तो ये कितना हो जाएगा? अब आपके पास कॉपर का एक मॉलिक एटॉमिक वेट कितना है? 63। तो सर ये हो जाएगा 1 मोल एटम का अगर हम लोग वेट देखें तो दैट इज 1 मोल एटम ऑफ Cu मतलब कितना? तो सर ये हो जाएगा 63 ग्राम, राइट। 63 ग्राम है। तो फिर इतने मोल एटम का 1 × 10⁻−10 मोल एटम का वेट मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1 × 10⁻10 इंटू क्या हो जाएगा? 63, दैट इज 63 × 10⁻10 ग्राम। नाउ अगर आप यहाँ पर आप लोग वैल्यूज़ को देखें तो आपके पास सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? पास पावर्स देखिए, सबसे बड़ी वाली वैल्यू सर 4th नंबर पे, फिर उसके बाद कौन सी है? 3rd नंबर वाली है। फिर 1 और 2 में छोटी कौन सी दिख रही है? तो 2। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 < 1 < 3 < 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये आपको अरेंज करके देना है या फिर इनके मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके देना था। देन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि इफ वी कंसीडर 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, ये ऐसा होना चाहिए, राइट। इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in a place of 1/12, mass of carbon atom is taken to be the relative atomic mass unit. The mass of 1 mole of a substance will be, क्या होगा? आपको पता है, आप लोग मास ऑफ 1 एटम क्या लेते हैं? तो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम लेते हैं। फिर आपको कहता है कि अगर उसकी जगह 1/6 लेंगे तो सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जो मोलर मास है 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी का वेट है। इसलिए यहाँ पर आंसर रहेगा कि सर हम कितने भी चेंजेस करके दिखाए, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या कहता है? द वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C60H122
C60H122 ऐसा कोई कंपाउंड है और उसके एक मॉलिक्यूल का वेट पूछता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे पता है सर हमें? पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C60H122 कितना हो जाएगा? तो सर 60 × 12 + 122, तो ये कितना हो जाएगा? 720 + 122, तो ये आ रहा है 842 ग्राम, ठीक है। अब 1 मोल मतलब क्या? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनका वेट कितना है? तो 842 ग्राम। सो देयरफॉर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या होगा? सोचिए, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का वेट है 842, तो एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? तो सर 842 / 6 × 10⁻23। देखिए तो जरा ये कितना आएगा? इसका आंसर आप लोग कैलकुलेट करके देखो तो ये आता है 140.3 × 10⁻23, दैट इज नथिंग बट, इसे हम लोग छोटा कर सकते हैं 1.40 × 10⁻, 2 प्लेसेस कम हो गए तो -21 ग्राम हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का वेट इतना हो जाएगा, सोचिए। फिर क्वेश्चन 22 को देखिए, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन? वेट वॉल्यूम नहीं पूछा है, वेट। व्हाट इज द वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.8 किलोग्राम ऑफ इथिलीन? 2.8 किलोग्राम इथिलीन को बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है? कैलकुलेट करके दो। तो इथिलीन मतलब क्या? तो इथिलीन मतलब C2H4, और इसका कंबशन करिए तो कंबशन करते समय मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया होगा, नहीं बताया होगा तो अभी याद रखिए, हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन करते हैं तो उसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोजन वाटर के वेपर्स में कन्वर्ट होता है। सो देयरफॉर यहाँ पर कितना कार्बन है? 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन के आएगा? 2। हाइड्रोजन कितना है? 4, तो वाटर कितना बनेगा? इतना। अब देखिए टोटल ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है? यहाँ पर है 4 एटम्स, यहाँ पर है 2 एटम्स, मतलब 3 मॉलिक्यूल। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है? तो 24 + 4 आ रहा है, ये हो गया 28 किलोग्राम कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशंस किलोग्राम में है। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है? 32, तो 3 का कितना हो जाएगा? 96, इसे भी किलोग्राम में ले लेते हैं। एंड यहाँ पर अगर देखें तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब 28 किलोग्राम आप लोगों को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करता है? 96। सो देयरफॉर फॉर 2.8 किलोग्राम C2H4 कितना ऑक्सीजन लगेगा? ये आप लोग सोचो। 28 ग्राम के लिए कितना लगता है? 96 लगता है। तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा? तो सर 96/28। कितने ग्राम के लिए फाइंड आउट करना है? 2.8 के लिए, 2.8 किलोग्राम के लिए। तो 2.8 किलोग्राम, अब ये देखिए ये हो गया 28 × 10⁻⁻1, तो ये कैंसल्ड हो गया। तो 96 × 10⁻⁻1 मतलब क्या? 9.6 किलोग्राम में कैलकुलेशन करा देते हैं। एकदम सिंपल ही है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, पढ़िए इस न्यूमेरिकल को क्या कहता है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11 एंड विच हैज़ अ मोलर मास ऑफ 342.3 ग्राम। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करके देने हैं? तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड आउट करके देने हैं, राइट। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट तब करोगे जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11, ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट इज मास अपॉन मोलर मास। मास कितना लेना है? 25.6 एंड मोलर मास कितना दिया है? 342.3। इसे अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 0.075 मोल। नाउ नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें। किसके एटम्स? हाइड्रोजन के। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये हम लोग कैसे निकालते हैं?
तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज C12H22O11 इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलता है, इनटू एटॉमिसिटी दैट इज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल। देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपके पास आ गए 0.075 है, इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल सुक्रोज के अंदर हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 22, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 22। अगर आप लोग इसका आंसर करके देखें तो ये आएगा 9.9 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, किसके, हाइड्रोजन के। देन क्वेश्चन 24 का कहना क्या है, एन एलिमेंट X हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन। X 200 मतलब इसका एटॉमिक वेट कितना है 200, जिसका परसेंटेज कितना है 90। X 199 इसका परसेंटेज कितना है 8 एंड X 302 इसका परसेंटेज कितना है 2। आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछा है, तो ये तो हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X कैसा होगा। तो सर 200 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 199 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 342 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 100। करिए कैलकुलेट। इसे कैलकुलेट करने से आपको आंसर मिलेगा नियर अबाउट इतना, जिसे आप लोग ये मान सकते हैं, राइट, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 25 का कहना क्या, देखिए तो जरा पढ़िए तो उसे। वेपर डेंसिटी ऑफ अ मेटल क्लोराइड इज 66, इट्स ऑक्साइड कंटेन्स 53% मेटल। आपको फाइंड आउट करके देना है द एटॉमिक मास ऑफ मेटल। अब एटॉमिक मास ऑफ मेटल फाइंड आउट करके देना है, तो एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद कभी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या, तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो क्या आपके पास यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, नहीं है, तो ये दोनों पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके एटॉमिक वेट निकल सकता है, इसके अलावा नहीं निकलेगा। तो पहले इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल। यहाँ पर ऑक्साइड है, मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू क्या लेते हैं हम लोग 8। तो मास ऑफ मेटल कितना 53% कौन है, मेटल है। मतलब ये कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, ये रिमेनिंग अमाउंट क्या कितना बचा है 47, ये हो जाएगा ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 8। देखिए पहले तो इक्विवेलेंट मास को चेक करिए, तो ये कितना आता है, तो ये आता है 9, इक्विवेलेंट मास आ गया 9। लेकिन फिर भी आप लोग एटॉमिक वेट नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वैलेंसी। तो वैलेंसी आप लोग कैसे निकालते हो, तो मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब किसके लिए, क्लोराइड के लिए है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड प्लस क्या लेते हैं हम लोग, सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस 35.5 लेते हैं। तो इससे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो आप लोगों को इसकी वैलेंसी मिलेगी, दैट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है 66 है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना है 9 प्लस 35.5। करिए कैलकुलेट। अगर आप लोग इसे कैलकुलेट करते हो तो शायद ये आता है 3 के बराबर। सो देयरफॉर अब एटॉमिक वेट निकल के आ सकता है, क्या है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास कितना आया 9 एंड वैलेंसी कितनी आई 3, ये हो गया 27। तो जब भी एमसीक्यूज अगर सॉल्व करने हैं तो ऐसा नहीं कि सर मैं कोई भी ऑप्शन को टिक कर देता हूँ, नहीं, आप लोगों को सबसे पहले तो उस पूरे लेसन को समझना पड़ेगा, बराबर है, उसके पूरे कंसेप्ट को समझना है। और उसमें अगर जो फॉर्मूलेज हैं तो ये फॉर्मूलेज आप लोग एक कॉपी में अलग करके रख लीजिए, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको हेल्प करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 26 को क्या कहता है, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 मैग्नीज सल्फेट है इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू। क्वेश्चन का कहना बहुत सिंपल है,
लेकिन अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा के नहीं हुआ, बराबर है। तो इसे बराबर ध्यान रखेंगे और जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे या फिर उसमें जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तब आपको वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू। क्या आप लोगों को पता है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है, बराबर ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी होता है। तो इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को इसका हाफ करके दिखाना है, तो हाफ करके दिखाना है तो वैलेंसी कितने से चेंज होनी चाहिए, डबल से, बराबर है ना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यह है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो ये हाफ कब हो जाएगा, जब ये मॉलिक्यूलर वेट बाय 4 बन जाएगा। तो ये कैसे होगा सर, तो अभी इसके अंदर वैलेंसी जो है वो 2 है। देखिए MnSO4 को डिसोसिएट जब करते हैं तो Mn के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव और SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2 निगेटिव। आपको इसका हाफ करके दिखाना है इक्विवेलेंट मास, तो सर इसका हाफ करके दिखाना है तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसे हम लोगों को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से, मतलब वैलेंसी किस में लेकर जानी है, 4 में। ये आपको मिलती है इस कंपाउंड के अंदर। देखिए ये कंपाउंड जब टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो ये ऐसा है। सो देयरफॉर यहाँ पर अगर आप इक्विवेलेंट वेट्स देखें तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 4 आपको मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 4। तो इसका हाफ करके लेकर जाना था, तो ये कब होगा, जब +2 से ये कौन से स्टेट में चला जाएगा, +4 से। तो ये किस कंपाउंड के अंदर पॉसिबल है, MnO2 के अंदर पॉसिबल है। सर इस लेसन में हमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जो आगे के लेसन के हैं लेकिन यहाँ पर लाए हुए हैं, हाँ, क्योंकि आप लोगों को जो पेपर देना है वो एक लेसन का नहीं देना है, एक सब्जेक्ट का देना है एज अ होल एंड सोल। तो आप लोगों को सारी की सारी सब्जेक्ट की स्टडी करके रखनी है, और धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ भी बढ़ते जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का कहना क्या है, हाउ मेनी मोल ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। तो आप लोगों को मैं बता दूं 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू क्या होता है, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करने के लिए आपको कितना मोल लगेगा, 1 मोल लगेगा, बराबर है, बहुत ही सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 का कहना देखिए क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP इज 1.12 इंटू 10⁻⁻7 cc। cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप लोग अगर क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो वी नो दैट 22.4 लीटर, इसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो फिर अगर हम लोग सीसी की बात करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में लेकर आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 22,400 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, बराबर है। इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स है। सो देयरफॉर हमें ये पूछा है कि 1.12 इंटू 10⁻⁻6 इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कितने होंगे, तो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻7, ये आता है 3.001 इंटू 10⁻12। ठीक है, देन उसके बाद क्या कहता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। देखिए 1 लीटर एयर में 21%, 100 में से परसेंट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम है, आपको उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करके देना है। अगर आप लोग 1 लीटर एयर की बात करें तो इसके अंदर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 0.21 लीटर। कैसे होगा सोचिए, 100 ml के अंदर
कितना है 21 ml, तो 1000 ml के अंदर कितना होगा, तो 210 ml होगा, तो 1 लीटर तो डिवाइडेड बाय 1000 तो ये हो गया 0.21 लीटर। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करके दिखाने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करके दिखाने, मतलब 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 मोल। जब वॉल्यूम इतना हो जाएगा तब क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 मोल। सो देयरफॉर 0.21 लीटर मतलब कितने मोल, तो ये हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.21, इतने मोल्स रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 का कहना क्या है, देखिए तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 8.96 लीटर ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर पे 8.9 लीटर गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। क्या आपको पता है एट STP मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर 22.4 लीटर इज इक्वल टू 6 × 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं कि नहीं होते। सो देयरफॉर 8.96 सो देयरफॉर 8.96 लीटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये हो जाएंगे 6 × 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय 8.96। देखिए तो इसका आंसर कितना आपको मिलता है, ये होता है 2.4 × 10 टू द पावर 23, जिससे आप लोग 24 × 10 टू द पावर 22 कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा ऐसे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 का कहना क्या है, देखिए द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 9। आपके पास क्या गिवन है, इक्विवेलेंट मास, ये कितना है 9। इट्स वेपर डेंसिटी कितनी है 59.25। आपको कैलकुलेट करके देना है एटॉमिक वेट, राइट, एटॉमिक वेट कैलकुलेट करके देना है। अब आपको पता है कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी होती है, तो ये गड़बड़ हो गई। पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वैलेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वैलेंसी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो 2 × वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास दैट इज 9 प्लस यहाँ पर क्या है क्लोराइड यूज किया है तो 35.5। नाउ 2 × 59.25 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 35.5 करिए, इसकी वैलेंसी को कैलकुलेट करिए। तो इसकी वैलेंसी आप लोगों को मिलती है 2.66, ठीक है, यह है 2.66 वैल्यू। चेक करेंगे आप लोग, बराबर कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर एटॉमिक वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 2.66, तो ये हो जाता है 23.9 के आसपास। अगर ये आंसर नहीं है तो आप लोग इतना ऐड करके आ सकते हैं, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 32 का कहना क्या है, ये भी चेक करते हैं। हमें कहता है अ बाइवैलेंट मेटल, बाइवैलेंट का मतलब क्या होता है, बाइवैलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 2 है। वैलेंसी कितनी 2, सर कैसे पता चलेगा, देखिए सबसे सिंपल कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल, इवन मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल देखिए CaCl2 MgCl2, क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर 1 है, कैल्शियम की कितनी है 2। क्यों, क्योंकि इसे जब डिसोसिएट करके देखेंगे तो यू विल गेट कैल्शियम 2+, इसे डिसोसिएट करेंगे तो यू विल गेट मैग्नीशियम 2+। तो ये इसकी वैलेंसी है, ठीक है। अ बाइवैलेंट मेटल हैज़ एन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास आपके पास है कितना है 32। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट्स मेटल नाइट्रेट, पहले तो मेटल नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाते हैं। अब सर नाइट्रेट कहाँ से लाएंगे, तो मेटल नाइट्रेट, आप लोगों को मैं नाइट्रेट ग्रुप अभी बताता हूँ, ये आता है फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट मतलब क्या, NO3-1। जब आप लोग इसे डिसोसिएट करेंगे तो ये हो जाएगा H+ एंड NO3 के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा -1, दोनों का टोटल देखिए कितना है 0, तो ये है नाइट्रेट। अब इस नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी दिख रही 1, एक नेगेटिव चार्ज है।
सर वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, हाँ। जितना चार्ज है और जो साइन है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। बाईवैलेंट के साथ जोड़ना है, मतलब इसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी, 2। तो सर मेटल नाइट्रेट की अगर आप लोग बात करते हैं तो जो मेटल नाइट्रेट बनेगा वो ऐसा बनेगा, दैट इज MnO3/2, ये 2 बार। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना है तो यू विल रिक्वायर एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, बराबर है, प्लस 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, ये कितना हो जाएगा 28, प्लस 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन इंटू एटॉमिक वेट, तो ये हो जाएगा 96। तो सर एटॉमिक वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी होती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 64 प्लस 28 प्लस 96। आप करके देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ जाएगा इतना आ जाएगा, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, यहाँ पर भी आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट यूज करना होता है। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ, ये एक रिएक्शन है, जो भी कोई कंपाउंड है, इसे हाइड्रोक्सिलामाइन कहते हैं, इसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, ये लाफिंग गैस है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू दिस कंपाउंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NH2OH, NH2OH का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, तो एक चीज़ की तरफ ध्यान रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ये हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, और यू कैन से चेंज इन वैलेंसी। अब ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH2OH ये होता है -1, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O ये होता है +1। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, देयरफॉर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, देखिए -1 से कहाँ पर आ गए +1 में, लेकिन बीच में कौन फंस गया 0, तो 1 and 1 2, कितने से चेंज हुआ 2, वैलेंसी कितने से चेंज हो गई 2 से, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए क्या कहता है, 0.32 ग्राम ऑफ मेटल गेव on treatment with an acid 112 ml of hydrogen at NTP. Calculate equivalent weight of metal. Equivalent weight of metal and hydrogen के बीच में रिलेशन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू, ये हम लोग देते हैं मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड multiplied by equivalent volume of hydrogen, that is this much, right? So therefore mass कितना है 0.32 है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट कितना है 112 ml है, इनटू 11200। तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये टर्म चली गई, यहाँ पे 100 बच गया, इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन लाया है, ये 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है, राइट। इस क्वेश्चन का कहना, इसमें हमें एक अलग मेथड भी पढ़नी है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड यहाँ पर यूज करते हैं जिसे क्लोरोप्लैटिनिक मेथड कहते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, 0.75 ग्राम प्लैटिनिक क्लोराइड, जिसे क्लोरोप्लैटिनिक एसिड कहते हैं, अ मोनो एसिड बेस ऑन इग्निशन, आपके पास मोनो एसिड बेस है किसका, प्लैटिनिक क्लोराइड का, ऑन इग्निशन गेव 0.245 ग्राम प्लैटिनम। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस क्या है, तो पहले एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, बेस मोनो एसिडिक लिखा हुआ है, मोनो एसिडिक बेस का मतलब होता है जिसकी एसिडिटी कितनी है 1 है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं NaOH। देखो इसमें से कितने OH को आप लोग रिप्लेस करा सकते हो 1, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी हो गई 1। एंड
अगर हम लोग प्लैटिनिक क्लोराइड की बात करें तो वो होता है H2PtCl6। इसका अगर आपने रिएक्शन किसी मोनो एसिडिक बेस के साथ कर दिया तो ये कितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? 2। सो देयरफॉर पहले तो इसका सॉल्ट बनेगा, और ये जो सॉल्ट होता है इसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हो ऐसे B2H2PtCl6। इसे हीट करने से आपको क्या मिलता है? प्लैटिनम। बराबर, इसे हीट करने से आपको क्या मिलता है? प्लैटिनम। तो सर अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो इनके वेट्स एंड मॉलिक्यूलर वेट के बीच का पहले रेशियो निकालते हैं। तो दैट इज वेट ऑफ B2H2PtCl6 इज इक्वल टू वेट ऑफ प्लैटिनम, बराबर है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B2H2PtCl6 एंड ये कितना है? तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्लैटिनम मतलब एटॉमिक वेट ऑफ प्लैटिनम ये है आपके पास 195। अब अगर आप लोग इन वैल्यूज़ को देखें तो वेट ऑफ B2H2PtCl6 ये कितना है? तो 0.75 है, ठीक है। एंड आपके पास ये वाली वैल्यू है 195। वेट ऑफ प्लैटिनम कितना दे रहा है? 0.245, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। तो सर इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो इसका पता ही नहीं कि ये क्या है। तो हाँ, तो ये और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग करते हैं तो B का क्या हो जाएगा? ट्वाइस B प्लस, ठीक है, ट्वाइस B प्लस सर H2 ये हो गया 2, प्लैटिनम 1 है तो 195 हो गया, राइट, ये हो जाएगा 195। एंड क्लोरीन सर 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस इसमें 2 मिलाएंगे, इन सब का एडिशन करके देखिए तो ये आता है 410, तो ये हो गया इतना। वेट मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें से अगर आप लोग B निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ B हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर आप लोग इसे सॉल्व करने जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0.75 इंटू 195 दैट इज इक्वल टू 0.245 इंटू ट्वाइस B प्लस 410। अब करते जाइए इसे सॉल्व, चेक करिए आप लोग इसमें से B कैसे निकालेंगे। ये आ गया B दैट इज इक्विवेलेंट वेट। नाउ यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, ये बेस है, इज इक्वल टू क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, ठीक है। अब आपके पास एसिडिटी आ गई, कितनी है? 1 है, क्योंकि वो मोनो एसिडिक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है? 93.5। तो फिर मॉलिक्यूलर वेट जो है ये कितना हो जाएगा? दैट इज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 93.5 हो जाएगा।